चलिए करें एवरीबॉडी। सो नया चैप्टर है अभी। चैप्टर का नाम आपके सामने है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैंने आपको सिंपल भाषा में कहा था कि ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बट ये चैप्टर एक तरह से है कैपिटल बजटिंग। जो आपने सीए इंटर एफएम में कैपिटल बजटिंग किया था, वही कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज है यहाँ पे। द ओनली डिफरेंस इज कि जो भी कैपिटल बजटिंग आप करेंगे वो सब होगा फॉरेन करेंसी में। अब उसके कुछ रूल्स हैं। तो क्या रूल्स हैं? आप बेसिक सा जैसा हम लोग करते हैं, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं कैपिटल बजटिंग में यही होता है कि ईयर जीरो में आपने नेगेटिव कैश फ्लो मतलब कहीं पर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5 साल रिटर्न आएंगे। आप एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो 10%, और फिर आपकी एनपीवी आती है। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप कहते हो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नेगेटिव आती है तो आप बोलोगे नहीं करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड कैपिटल बजटिंग का तरीका है। इधर भी यही होने वाला है, इधर भी हमें यही करना है। बट अब द डिफरेंस इज देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच। अब ये दोनों अप्रोच क्या है? एक तो ऐसा हो सकता है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो कि ये प्रोजेक्ट आपने इंडिया से बाहर करा है। अगर ये इंडिया में ही करते तो फिर हमें तो सीए इंटर एफएम में ही सिखाया गया है कि भाई हमने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया, तो हम तो कर ही रहे थे ना वो। अब होने क्या वाला है, आप जिस देश में है, आपकी जो भी डोमेस्टिक कंट्री रहेगी, वहां पर आप प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हो। प्रोजेक्ट आप कहीं पर दूसरे देश में कर रहे हो। तो जब आप दूसरे देश में कर रहे हो तो कॉमन सेंस है दूसरे देश के जो करेंसी है उसके कैश फ्लोज रहेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी। और जिसके ऊपर ये पूरा निर्भर है, कहना है इससे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होता है, रिस्क फैक्टर जो होता है, वो भी आपको वो देश का लेना है, आपको अपना नहीं लेना। तो इसमें क्या दुविधा या दिक्कत आ सकती है? एक तो आपको ऐसा बना लेना है, ईयर, कैश फ्लो, कन्वर्जन, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या? समझो मैं अगर इंडिया में हूं और मैंने प्रोजेक्ट लगाया है यूएस में, तो मेरे सारे कैश फ्लोज डॉलर्स में रहेंगे। मैंने आज ही उसको रेट पे कन्वर्ट करके रुपीस में ले लेना। मैंने मेरा ही भारत का डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लागू होता है मेरी कंपनी को, वो लेना और सॉल्व करना। या तो फिर मैं ये ऐसा कर सकता हूं कि मेरे कैश फ्लो डॉलर्स में ही है, तो मेरी एनपीवी भी डॉलर्स में ही आएगी। और एनपीवी का मतलब होता है आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो एंड में जो आपका एनपीवी आएगा उसको आज के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लेना। मतलब एक तो एक एक कैश फ्लो को उस ईयर के रेट से कन्वर्ट करो, और फिर डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आपकी इंडियन रुपीज में आएगा। या तो फिर ये 4 लाइनों वाला बना लो, डॉलर वाला है डॉलर में ही बनाओ, तो आंसर भी डॉलर में ही आएगा। उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। बस दोनों में दिक्कत क्या है, अगर आप इंडिया में और आपने डॉलर में प्रोजेक्ट किया है, तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वहां पर क्या रिस्क लागू होगा फिर मेरे को। दैट्स इट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। आई बात सबको समझ में? तो मैं थोड़ा सा लिखवा दूं, लिखेंगे पहले। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट also known as also known as international capital budgeting is all about foreign investment appraisal, is all about foreign investment appraisal, is all about foreign investment appraisal, full stop. Next line, there are two approach to solve such sums. There are two approaches to solve such sum. दो अप्रोच है ऐसे सम्स को सॉल्व करने का। नंबर एक, होम करेंसी अप्रोच। नंबर एक, होम करेंसी अप्रोच, और उसे आप अंडरलाइन कर देंगे, होम करेंसी अप्रोच।
और आप उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसमें लिखेंगे अंडर दिस अप्रोच, under this approach the cash flows are converted into our own currency. The cash flows are converted into our own currency. Cash flows are converted into our own currency. That is, we have to calculate forward exchange rate. We have to calculate foreign forward exchange rate using parity relationships. Using parity relationships. Full stop. Once foreign currency is converted into domestic currency, once foreign currency is converted into domestic currency, then we will use domestic discounting factor, domestic discounting factor to arrive at net present value, to arrive at net present value, to arrive at net present value. फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़कर फॉरेन करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, और उसमें लिखेंगे कैश फ्लोज गिवन इन द इन्वेस्टीज कंट्री, कैश फ्लोज गिवन इन द इन्वेस्टीज कंट्री currency, cash flows given in the investees country's currency, that is foreign currency, that is foreign currency, is discounted using appropriate discounting factor, using appropriate discounting factor, using appropriate discounting factor applicable to that currency, applicable to that currency. Full stop. We will get NPV in foreign currency using this approach. We will get NPV in foreign currency. We will get NPV in foreign currency under this approach, which will then be converted at spot rate, which will then be converted at spot rate to get NPV in domestic country, to get NPV in domestic country. परफेक्ट. और एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे आंसर अंडर बोथ द अप्रोचेस विल अप्रॉक्स बी सेम. आंसर अंडर both approaches will same, and I hope you understand why they will be same, because common sense सेम ही रहेगा. मैं इसको अप्रॉक्स हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज 4 डिजिट 5 डिजिट की राउंड ऑफ आती है, बाकी दोनों का सेम ही आंसर आता है. कोई भी इससे करो, आपके मन में ऐसा है कि कोई भी इससे करो तो फिर काय को दो टाइम पास, एक ही फिक्स कर लेंगे, अपने हाथ में नहीं रहता. क्योंकि मेरे को हाँ फॉरेन जो इन्वेस्टी कंट्री है
उसका डिस्काउंट रेट भी दिया रहना चाहिए, कभी नहीं देते तो फिर अपने को आना ही पड़ता है उसको। यस, तो इट इज ऑल मतलब अपने हाथ में नहीं रहता है। चलिए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। सब लोग आना चाहिए, आए। अब a US based company is finalizing plans to establish a manufacturing project overseas। कंपनी ने ना दो प्रोजेक्ट सोचे हैं, एक इटली में डालेंगे नहीं तो एक स्विट्जरलैंड में। अब इटली की करेंसी यूरो है और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक्स। ईयर जीरो में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और एक से लेकर 6 आपके पास ये इनफ्लोज हैं। अब आपको स्पॉट रेट दिया है कि $1.3 पर यूरो और स्विस फ्रैंक्स का भी दिया है, और आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस, स्विट्जरलैंड और यूरोज मतलब इटली का भी दे के रखा है। तो कंपनी बोलता है कि मेरे को है ना डॉलर टर्म्स में थोड़ा चाहिए, और डॉलर टर्म्स में हमारा एक्सपेक्टेशन है 10% का। तो क्या आप इवेल्युएट कर कर हमें आंसर देंगे क्या? अब थोड़ा आप समझिए, जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को मेरा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% है डॉलर टर्म्स में, इसका मतलब उसने आपको क्या बोल दिया कि मेरी करेंसी में सॉल्व होगा और मेरे हिसाब से हमारे को जो रिस्क फैक्टर लगता है वो 10% होना चाहिए। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक अप्रोच, होम करेंसी अप्रोच से जाना पड़ेगा। अब होम करेंसी अप्रोच से जाएंगे, इधर देखते रहना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहले इटली चाहिए, राइट? योर कैश फ्लो कौन सा रहेगा? कैश फ्लो यूरो वाला। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्सचेंज रेट। फिर मैं क्या लिखेगा? कैश फ्लो इन डॉलर्स जो मुझे चाहिए था। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% और प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह से चलेगा ना? बट आप ये सोचिए, आपको तो सिर्फ स्पॉट दिया है, आपको थोड़ी बाकी 6 साल का दिया है। तो फिर अपने को इसको सॉल्व करने से पहले एक वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, आज स्पॉट रेट क्या है? 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1.3। Therefore, US is a डोमेस्टिक कंट्री। बराबर। अब आपको तो मालूम है, एज पर IRP थ्योरम, 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। तो अभी मेरे को बताओ, डोमेस्टिक यूएस कंट्री है, यूएस का इंटरेस्ट रेट कितना है? 6। और यहाँ पर हमारी फॉरेन कंट्री मतलब यूरो है, यूरो का रेट क्या है? 7। और आज का स्पॉट रेट क्या है? तो क्या हमें इससे मिल जाएगा फॉरवर्ड? तो ये फॉरवर्ड जो रहेगा, वेरी गुड, ये फर्स्ट ईयर का रहेगा, विच विल बी व्हाट मैम? 289। तुम जैसा बोलेंगे 88, बस $288। ये फर्स्ट ईयर का मिला। फिर आपको ये फर्स्ट ईयर का डालना है, उससे सेकेंड ईयर का निकलेगा, थर्ड ईयर का निकलेगा, फोर्थ का निकलेगा, फिफ्थ का निकलेगा। आपको ऐसे 6 बार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं देखना कि ये क्या हो रहा है। 6 बार करके आपको फिर यहाँ पर वो सारी वैल्यूज डालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है उन्होंने? 120, 20, 30, 30, 40, 40, 40। आज क्या स्पॉट रेट है? 1.3। तो 2 मिनट जैसा मुझे बता देंगे आप ही। 156। हाँ, अभी जैसे आपने मेरे को फर्स्ट ईयर का बताया 1.288। आपको ये समझाना। अभी ऐसे आपको ये 6 लिखने पड़ेंगे, उसको आप यहाँ पे लेंगे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 रहेगा। ये तो मालूम है ना आपको? ये ऐसा ये चलते रहेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका एनपीवी। किस में मिलेगा? डॉलर्स में मिलेगा। ये एक हुआ इटली। ऐसे सेम अपने को किसका करना है? स्विस फ्रैंक्स का। उसका भी पहले स्पॉट रेट क्या है बताओ मुझे। ऐसा आप फर्स्ट पहली बार कर रहे हैं क्या फॉरेक्स मेरे साथ? 1 स्विस फ्रैंक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, मुझे ये लड़का ऐसा बोला
फिर मैं इसका नहीं सुनता था, ये हंसता मुझे देख के। बताइए अभी किसका सुनूं? पक्का दादा? $1 इज इक्वल्स टू बराबर। अब कहना है से ये कोड अपने आप भी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है अपना यूएस इज अ डोमेस्टिक। तो मैं को स्टार्ट करने से पहले क्या कर दूंगा, मैं घुमा देता हूं। तो 1 स्विस फ्रैंक इज इक्वल्स टू कितने? 6। 2 3 नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 डिजिट तक जाना होता है ना, इसलिए मेरे को कोई इशू नहीं है। तो फिर ऐसा करेंगे ना, ऐसा करके ऐसा छोड़ देते हैं। क्योंकि आप है ना अभी 0.66 करके देखो, और अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे, और 0.6667 करके देखो, और फिर सेकंड थर्ड निकालो, बहुत गैप बैठते चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे बराबर लिख सकता हूँ ना, यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री। फिर से यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, और वो सॉल्व करना है। अब डोमेस्टिक मतलब यूएस का रेट कितना? हाँ वेरी गुड। और अपना इसका स्विट्जरलैंड का 5। तो यहाँ पर आएगा 0.6667। यस मैम, $0.6730। ऐसे फिर अपने को ये भी 6 बार करना पड़ेगा। 6 years है तो 6 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर वो जैसा मैंने ये वाला स्टेटमेंट बनाया यहाँ पर, ये ऐसा वाला ऐसा बनाना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्ट हमें अच्छा रिटर्न देगा, पॉजिटिव बड़ा रिटर्न देगा, हम वहाँ हमारा प्रोजेक्ट लगाएंगे। परफेक्ट है। तो चलिए मैं थोड़ा सा लास्ट स्टार्ट में लिखवा दूं। एज द डिस्काउंट रेट गिवन इज 10%, in dollar terms, as the discount rate given is 10% in dollar terms, comma, we have to solve it using home currency approach. We have to solve it using home currency approach. सही है कि नहीं? ठीक है, मत दीजिए भाव। वी हैव टू सॉल्व यूजिंग होम करेंसी अप्रोच। बराबर है सर। अब आप एक लाइन छोड़कर एक हेडिंग डाल दीजिए, इटली, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि उसकी करेंसी यूरो है। ठीक है, फिर ये वाला लिखिए कि स्पॉट रेट ये है, देयरफॉर यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री, और आईआरपी थ्योरम से 6 रेट निकालना चालू कर दो। 6 रेट।
आ रहा है? आया? सो इटली का क्या आ रहा है? 20, $20.27 million, 20.271। अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। स्विट्जरलैंड का भी वैसा ही करना है। डन। बताइए। और स्विट्जरलैंड का कितना आ रहा है? 2399। ओके। सो इटली से स्विट्जरलैंड में ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो फिर आप स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे? चलते हैं। डन। पक्का। एज द एनपीवी इज हायर इन स्विट्जरलैंड, वी विल पुट अ प्रोजेक्ट इन स्विट्जरलैंड ओनली। वहीं लॉन्च करेंगे, इटली में नहीं करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। So assume your company is evaluating an investment in Thailand. The project costs 600 million Thai bahts and is expected to produce an income of 350 million bahts a year in real terms. Now, can you please underline this word? Project life is 3 years, inflation is 6%, interest rate in India is 6, while in Thailand is 8. The risk premium for this project in absolute terms is 8% over the risk free, and the spot rate is also given. As they have clearly stated, we want NPV in rupees. This is again an indication that they need in home currency only. क्लियर है? तो अभी सबसे पहली चीज मैंने जो आपको पहला बोला कि इसको अंडरलाइन करो, वो क्या बोले अगर आप देखेंगे, वो बोले हमारा प्रोजेक्ट 3 साल का है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, प्रोजेक्ट 3 साल का है। और सेकंड लाइन में क्या बोला? हमारी इनकम 350 मिलियन बाहत है इन रियल टर्म्स। अब रियल टर्म्स का मतलब है कि आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया। जब आप रियल में इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तब बनता है नॉमिनल। तो पहली बात, मेरा कोई इनकम 350 कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया। तो अगर आप इधर देखेंगे, पहली बात मैं क्या लिख रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल कैश इनफ्लो, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ईयर 1 2 3, उन्होंने मुझे कैश फ्लो क्या दिया? 350 350 350, बट ये रियल कैश फ्लो है। मेरा इन्फ्लेशन 6% से है, तो फर्स्ट ईयर को मैं क्या करूंगा? 1.06 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकेंड ईयर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.06 इंटू 1.06। और जो थर्ड ईयर होगा वो क्या होगा? तब जाकर मुझे पहले तो क्या मिलेंगे? नॉमिनल कैश फ्लोज। कैन यू गिव मी नॉमिनल कैश फ्लोज? 371। हाँ, 85। राइट, बराबर। उसके बाद यहां पर अपने को अब ये मालूम पड़ गया कि मेरे को जो 3 साल कैश इनफ्लोज आने वाले हैं वो है 371, 393 और 416.85। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, यस और नो? अब उन्होंने खुद ने बोला डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रहेगा? रिस्क फ्री रेट प्लस द रिस्क प्रीमियम, यस और नो? उन्होंने खुद बोला है। सो योर रिस्क फ्री रेट इज व्हाट? 6% एंड योर प्रीमियम इज 8%, सो 14% इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब बस एक ही बात रह जाती है, कैलकुलेशन ऑफ, यू रिमेंबर ना, फॉरवर्ड रेट्स। क्यों फॉरवर्ड रेट्स? बिकॉज होम करेंसी से सॉल्व करना है, तो आपको सारे बाहत को क्या करना है? रुपीज में लाना है। अब मुझे तो पहले बता दो, व्हाट इज द स्पॉट रेट? 1 बाहत, 1 बाहत इज इक्वल्स टू, तो ये तो बराबर है ना कोट? ये कोट के हिसाब से क्या हो रहा है? इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री, सो एज पर पैरिटी रिलेशनशिप्स, 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट
अपॉन 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू स्पॉट. सो क्या डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है? 6. और थाईलैंड का 8. व्हाट इज स्पॉट? 0.8. व्हाट इज फॉरवर्ड? 0.7852. तुरंत ईयर टू का भी करके दे देते क्या? 0.7706. थर्ड ईयर का ऐसा. ज्यादा आगे जाना नहीं, 3 ही चाहिए थे. ओके. तो फिर अभी अपन क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एज पर होम करेंसी अप्रोच. परफेक्ट. और यहाँ पर कॉलम्स क्या बनेगी? ईयर, कैश फ्लो, फिर एक्सचेंज रेट, फिर ब्रिलियंट ना. डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आएगा? 14. अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1, 2 और 3. बताओ आज इन्वेस्टमेंट कितना है बाहत्स में? 600 है. और आपको मालूम है ना आपका कितना आने वाला है फर्स्ट ईयर? अभी ऊपर निकाले थे हमने. 371, 393, 416. 371, 393, 416. और आज स्पॉट रेट क्या है? 0.8. फिर क्या है? 0.7852, 0.7706, 0.7564. इसको एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. एकदम परफेक्ट सर. अब समझ आना फ्लो क्या है. आइए फिर से स्टार्ट से कर लीजिए. पहले पहले मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे लिखिए. एज द क्वेश्चन स्टेट्स that they want NPV in rupees, as the question states that they want NPV in rupees, comma, we have to solve as per home currency approach. अरे we have to solve as per home currency approach. सही है ना? अब आप उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. as the cash inflows are given in real terms, as the cash inflows are given in real terms, comma, we will consider inflation, we will consider inflation, we will consider inflation to get nominal cash flows, to get nominal cash flows. चलिए अब सर आप बना सकते हैं. अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा. कर लीजिए एकदम.
What is the NPV coming? Okay, 221. नहीं, ज्यादा जा रहा है उसका. यस मैडम्स, पीछे कर लीजिए मैम. आया 221. ठीक है, 221 पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. So, question number 19. You have been engaged to evaluate the investment project overseas in a country called East Africa, which is a very political stable country. The project involves a cost of 2.5 crores East African dollars and it is expected कि आपको आने वाले समय में इतने पैसे मिलेंगे. अभी इन्फ्लेशन रेट अफ्रीका में 3% है. रियल इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ईस्ट अफ्रीका remains the same. Current spot rate is given. Risk-free rate for Africa and India is given. Required return from the project is 16. You can make suitable assumptions in order to evaluate. कसं करायचं? अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको फॉरेन करेंसी अप्रोच से सॉल्व करना है, तो क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ पर जो ये रिक्वायर्ड रिटर्न 16% है, तो मैं इंडियन है मेरे हिसाब से मुझे ईस्ट अफ्रीका का पहले निकालना पड़ेगा? यस और नो? सो एज पर पैरिटी रिलेशन, पहले देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ. आपको मालूम है स्पॉट रेट क्या है? ऐसा, बट एक्चुअली कोड घुमाना पड़ेगा बिकॉज इंडिया अपनी डोमेस्टिक कंट्री है. दैट इज ऐसा. therefore इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री. अब याद है ना, एज पर फिशर इफेक्ट 1 प्लस डोमेस्टिक रिस्क फ्री 1 प्लस फॉरेन रिस्क फ्री is equals to 1 plus domestic risky upon 1 plus foreign risky. So this is as good as 1 plus domestic interest rates upon 1 plus domestic foreign interest rates is equals to 1 plus domestic inflation upon 1 plus foreign inflation. So if I am taking the risk free rates on the left hand side, domestic upon foreign, so यहाँ पर मैंने क्या लिया? रिस्की वाला. अब डोमेस्टिक रिस्क फ्री क्या है? आराम से बताइए, घाई मत कीजिए. यस. और अफ्रीका का? वेरी गुड. ना इंडिया का डोमेस्टिक रिस्क दिया है उन्होंने कि हमें 16% चाहिए होता है, तो अफ्रीका में यही प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायर्ड रिटर्न होगा? बरोबर एवरीबडी. अब आपको मालूम है आंसर एक्चुअली वो अप्रॉक्स 14% आता है. बहुत बार सिखा दिया मैंने, क्योंकि उधर 9 और 7 है, 2 का गैप है, तो इधर भी 16 और 2 का गैप बैठना चाहिए, मतलब 14 के आजू बाजू आना चाहिए. ठीक है. सो रिक्वायर्ड रिटर्न 13.87 आ गया. अब अगर रिक्वायर्ड रिटर्न 13.87 आ गया मतलब अफ्रीका का आ गया, तो अब मेरे को डायरेक्ट ऐसा ही करना है. यर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू. सो माई डिस्काउंटिंग फैक्टर इज दिस. आज कितना लगाना है प्रोजेक्ट में? 2.45 करोड़. और कितने साल का प्रोजेक्ट है? अब कितने मिलेंगे? 75 95 75 95 125. बहुत बढ़िया.
सब लैक्स है, तो अपने को कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको भी लैक्स में लिख लूं, ऐसा। अब ये ऐसा रहेगा, रुक जाइए ना, ये जो आपकी एनपीवी आएगी ये कौन सी करेंसी में आएगी, राइट। फिर आप उसको क्या कर लेंगे, अपने को अगर उसको स्पॉट में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे स्पॉट है कि 1 ईस्टर्न अफ्रीकन इज इक्वल्स टू 0.5 रुपीज। तो जब मैं बोलूंगा देयरफॉर एनपीवी इन रुपी टर्म्स, जब मैं बोलूंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा मैं क्या करूंगा, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। चलिए कर लेंगे। यस मैम बोलिए। ओके। Calculation of NPV as per foreign currency approach. डन मैम। डायरेक्ट रुपीस का पहले ये बता दो, ईस्टर्न अफ्रीकन डॉलर्स 54 पॉइंट। ओके, और फिर सबका देख लीजिए यही आ रहा है क्या, एवरीबडी आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16,
सो एक्स एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, एक प्रपोजल है इतने डॉलर्स का इन लैटिन अमेरिका, 5 साल का प्रोजेक्ट है, स्पॉट रेट दिया है, और वो बोल रहे हैं सारा आपको डॉलर्स में ही दिया है, आपको रिस्क फ्री रेट भी दिया है इंडिया का और डॉलर का, और आपको कैश फ्लोज दिए, तो उन्होंने नीचे आपको रिक्वायर्ड रिटर्न भी दिया है, और वो बोले कि मुझे फॉरेन करेंसी में करके दे। और फिर एक अलग से ऐसा अलग से बना के दिया कि क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर उसमें समझो 10% का विथ होल्डिंग टैक्स रहा, तो उससे क्या होगा, करके बताएंगे। अब सबसे पहले आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, मतलब वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न 14% है वो तो इंडिया का है, आपको तो वहां का चाहिए, कैसे निकालेंगे, अभी निकाल के दिया था। तो पहले तो मेरे को बताओ स्पॉट रेट क्या है। $1 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज, सही है ना? मतलब कौन सी कंट्री है? इंडिया इज अ ऑसम। अब एक बार ये हो गया, 1 प्लस इंडिया का रेट क्या है? 12 लग रहा है मुझे तो। फिर यूएस का 8, और यहाँ पर आएगा 14, तो यहाँ पर कितना? टेन ऐसा आना चाहिए, बट अलग आएगा ना थोड़ा। 9.93 इज अ करेक्ट आंसर। अब एक बार ये हो गया तो ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, कितने साल का प्रोजेक्ट है? 500, 0 1 2 3 4 5। सो जीरो में आपका आउटफ्लो है 1 crore 65। चलो शुरू करो, लिख लेंगे। As we have to solve as per foreign currency approach, as we have to solve as per foreign currency approach, we require discounting factor of foreign currency. We require discounting factor of foreign currency। ऐसा लिखा। ऐसा लिखने के बाद आप लिख सकते हैं स्पॉट रेट, therefore India is a domestic country। as per parity relationships। फिर से फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, 1 प्लस डोमेस्टिक रिस्क फ्री अपॉन 1 प्लस फॉरेन रिस्क फ्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस डोमेस्टिक रिस्की अपॉन 1 प्लस फॉरेन रिस्की। एक बार 9.93% आया तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। डन। सो क्या एनपीवी आ रहा है? 51 लाख, 15,00375, और ये डॉलर्स में। तो मुझे विश्वास है कि आपने इसको स्पॉट पे कन्वर्ट कर दिया होगा। यस, अब वो आंसर बता दीजिए। therefore एनपीवी इन रुपीस।
ऐसा पक्का? तो एनपीवी है तो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे। बीबिट अभी मैं नहीं करूंगा, घर करना। वहाँ पे 10% काटने का, हर एक में 0.9 लेने का, फिर से करके देखने का। 10% टैक्स है ना सब कैश फ्लोज में। परफेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओज ओजे क्या कह रहा है? ओजे तो ओजे सप्लायर है लेदर गुड्स का टू यूके एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। कंपनी बोल रही है अपन है ना एक काम करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं साउथ अमेरिका की कंपनी के साथ, दोनों 50-50 ओन करेंगे और प्रॉफिट भी 50-50 बांटेंगे। तो क्या है, 4,50,000 पाउंड्स का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ओजे देगा, और साउथ अमेरिकन डॉलर्स इक्विवेलेंट उतने वो भी देगा लैटिन वाली कंपनी। फिर मैनेजर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर उन्हें बोला ऐसे ऐसे होने वाला है, मतलब ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के ये कैश फ्लोज हैं और फॉरवर्ड रेट हैं आपको दिए हुए पाउंड स्टर्लिंग। ना फॉर टैक्स रीजंस कंपनी को समझ नहीं आ रहा जॉइंट वेंचर को कैसे साउथ अमेरिका में रजिस्टर करना। क्यों? क्योंकि जो एडवाइजर है वो कहता है आप एनपीवी निकालिए अंडर बोथ द अजम्पशंस, कंसिडरिंग के डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 18% ही रहेगा फॉर बोथ। तो अजम्पशन 1 ये है कि साउथ अमेरिका की जो कंट्री है वहां पर है ना डिविडेंड देना मना है, 50% ऑफ द कैश फ्लोज का आप नहीं बांट सकते फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। फिर अक्यूमुलेट करके थर्ड ईयर के अंत में आप दे सकते हैं, ऐसा वो कुछ तो भी बोल रहे हैं। और अजम्पशन 2 है कि ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास प्रॉफिट्स को रिपाट्रिएट कर सकते हो, वहां से डिविडेंड की तरह बांट सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरे कैश फ्लोज आराम से पार्टनर्स में हर साल बढ़ जाएंगे। तो अगर 1-2 मिनट अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो ठीक, आपको लगता है हट मुझे नहीं पढ़ना, तो मतलब आप नहीं पढ़ सकते। देख लीजिए कैसे करना क्या होगा। करूं? पक्का? देखिए, सो अपन किधर है? इंडिया। अपन है साउथ अमेरिका में। अपन साउथ अमेरिका में है, और ये साउथ अमेरिका के सारे अपने को दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, डिस्काउंटिंग रेट क्या है पहले तो मेरे को बताओ, ये अजम्पशन आपको समझ में आता है क्या? क्या अजम्पशन है? एक मिनट, अपनी इन्वेस्टमेंट किस में है? पाउंड। अपन यूके में है, अपन ही दे रहे हैं ना, पाउंड्स ही दे रहे हैं, और सामने वाला देने वाला है साउथ अमेरिकन डॉलर्स। अच्छा हाँ, तो फिर ऐसा बनाना पड़ेगा, ईयर कैश फ्लोज इन साउथ अमेरिकन डॉलर्स, एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इज इक्वल्स टू साउथ अमेरिकन डॉलर्स है, फिर कैश फ्लो इन पाउंड्स, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% और प्रेजेंट वैल्यू। और ये कौन सा अजम्पशन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं? 1। अब ये अजम्पशन 1 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि 50% प्रॉफिट बांट ही नहीं सकते पहले 3 साल, 3 साल के अंत में बांट सकते हैं। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ईयर 0 है ना, अगर आप देख रहे हैं मेरे साथ, डायरेक्ट इधर ही जाएगा, यस और नो? क्योंकि अपन डायरेक्ट अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको तो एक्सचेंज करने का कुछ सवाल ही नहीं आता। अब ये देखिए मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे कर रहा हूँ, 4250, पहले तो डिवाइड बाय 2 ही कर दिया। क्यों?
आधा लेके ही नहीं जा सकते। अभी आधा जो है वो लिखा हुआ है, उसका 50%। अब उसका 50 क्यों? क्योंकि पूरा मेरा नहीं है ना, अपने पापा का नहीं है ना, पूरा जॉइंट वेंचर है ना। तो पहले तो 4250 का आधा अपन लेके नहीं जा सकते, और अब जो बच गया उसका आधा मेरा है, आधा उसका, तो मैं आधा ही रेमिट कर सकता हूँ, विच कम्स टू हाउ मच, ऐसा। अब एक्सचेंज रेट है 10। तो इसमें जो अच्छी बात यह है कि बच्चे कर देते मल्टीप्लाई, तो यहाँ करना था डिवाइड। मुझे मालूम नहीं आपने क्या किया। यस, मुझे पता है ना, क्योंकि ये आप देखिए ना ऊपर कोट है ना, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसा है वो, राइट। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, सेकेंड ईयर में कैसे करेंगे। 6500 डिवाइड बाई 2 इंटू 50%, विच कम्स टू 1625, और रेट है, यस मैम, घुमा डिवाइड करना, ऐसा। और मुझे लगता है ये सारे थाउजेंड्स में चल रहे हैं, राइट। तो बड़ी ये भी थाउजेंड्स में चलाऊं, मतलब आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो। चला चला, ऐसा, इन थाउजेंड्स, है ना। और अभी थर्ड ईयर का कितना कैश फ्लो है, अब देखना कुछ तो भी हो जाएगा। ये देखो, ऐसा मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड ईयर के अंत में रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। तो पहले ये बताओ कितना आ रहा है, 41, ये देखो ना, प्लस, प्लस, कितने लोगों को समझा। वो जो फर्स्ट ईयर का आधा का आधा और सेकेंड ईयर का आधा वो भी मैं अभी लेके जाऊंगा ना, तो मेरे को टोटल बताओ कितना आ रहा। 6862, और क्या रेट है, 7, ऐसा। डिस्काउंट इफेक्ट इधर तो 1 आएगा, इधर, इधर, और इधर, अच्छा। हाँ, हाँ, ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर कर मेरे को डायरेक्ट एमपीवी देंगे तो भी चलेगा। नेगेटिव 83 पॉइंट, परफेक्ट। तो पहले लिख लेंगे, अजम्पशन 1, रिपाट्रिएशन restrictions exist, repatriation restrictions exist, और ऐसा बना लो।
डन पूरा। अब अजम्पशन टू क्या है कि कोई रिपाट्रिएशन जो रेस्ट्रिक्शंस है एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो 2 मिनट देखिए यहां पर मेरे आंसर को कैसे फर्क गिरेगा। कहना है मुझे ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अब ऐसा करो कैसा एक ही बात है बट कंसिस्टेंट रख रहा हूं, यस और नो। तो मुझे आपको आंसर मतलब आपको बोलने पड़ेंगे। 2 नेक्स्ट 3250 राइट। हाँ पॉइंट। हाँ ये तो अब आपके हिसाब से कर लो आप। नहीं नहीं, क्या हो जाता है चुप में खेलता फिर। ये पॉजिटिव आएगा अभी क्योंकि अब आपको कैश फ्लोज जो है वो जल्दी मिल गए ना। तो अजम्पशन टू लिखिए, नो रिपाट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बराबर 50% वही ईयर में लेकर जा सकते हैं। ये 212.5 रहेगा। पॉजिटिव आ रहा है कितना मैम? 6.63 पॉजिटिव। तो अगर रिपाट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है तो फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना इट इज नॉट मेकिंग सेंस। कंक्लूजन वगैरह आपको लिखना थोड़ा लिख सकते हैं। वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ओनली इफ नो रिपाट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट। अगर वो रेस्ट्रिक्शन है तो फिर कोई सेंस नहीं बन रहा है, अगर नहीं है तो फिर 100%। परफेक्ट, दैट्स इट, वी विल स्टॉप यहाँ पे, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।